नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। कल मतदाता करेंगे 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के निर्वहन अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया। अब समाचार विस्तार से। देशभर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल के मतदान की तैयारियां पूरी जोरों पर है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र के 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर की 1-1 लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। लोकसभा के पहले चरण के साथ साथ इसी दिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नई विधानसभा के लिए भी चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के निर्वहन की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव उनका है और उन्हें अपनी पसंद का विकल्प चुनना है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अपने परिवार, बच्चों, गांवों, कस्बों और देश के लिए ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्री कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि देशवासियों को एक वोट की कीमत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार बेहद कड़े मुकाबले में एक वोट बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। उन्होंने कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत ही देश में नियमित रूप से सुचारू ढंग से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्र भूतल पर ही बनाए गए हैं और इनमें पेयजल, शौचालय, शेड, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क के साथ साथ स्वयंसेवी भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के तथा दिव्यांग मतदाता घर से मतदान कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद भवन में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति ने भीम सिंह परमार, जसवंत सिंह, सलाम सिंह, संगीता, नवीन जैन और डॉ सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उपग्रहों, उपग्रह, डेटा, उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74% निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियां या उप प्रणालियां में 49% तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी। इससे अधिक निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों, प्रणालियों और उप प्रणालियों के विनिर्माण में 100% निवेश सरकार की अनुमति के बिना किया जा सकता है। नए नियम 16 अप्रैल से लागू हो गए हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान ने विश्वास व्यक्त किया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र भविष्य में हवाई, समुद्री और जमीनी युद्धों को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एक अज्ञात क्षेत्र है जहां युद्ध की अवधारणाएं अभी विकसित और परिपक्व नहीं हुई है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने आज नई दिल्ली में भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र का इस्तेमाल मानवता के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने कई विशिष्ट
प्रौद्योगिकी विकसित पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। 3 दिन की इस संगोष्ठी में शीर्ष सैन्य अधिकारी, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और प्रमुख उद्योगपति रक्षा अंतरिक्ष क्षमताओं के निर्माण के लिए एक रोड मैप को आकार देने के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम में डाले गए वोटों की वीवीपीएटी की पर्चियों के साथ 100% पुष्टि करने से संबंधित याचिकाओं पर आज अपनी सुनवाई फिर शुरू करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की पीठ एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स एडीआर और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी। एडीआर की याचिका पर निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी के साथ ईवीएम में डाले गए वोटों की पुष्टि कराना कठिन है। इससे पहले एक सप्ताह के मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान पत्रों के दौर पर वापस लौटने के विचार को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि ईवीएम मशीन सही परिणाम देती है। असम में पहले चरण में कल लोकसभा की 5 सीटों के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी मतदान और सुरक्षाकर्मियों को ईवीएम और अन्य सामग्री के साथ मतदान केंद्रों तक भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज असम के कोकराझार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जयंत बसुमतारी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कोकराझार ग्रीनफील्ड में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठोस निर्णय लेते हैं और उनकी पहल पर ही बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से दशकों की अशांति के बाद बोडो प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बीटीआर क्षेत्र को पहले हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस क्षेत्र ने शांति और विकास की मिसाल कायम की है। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र ने शांति समझौते के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस अवधि के दौरान 1,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। भाजपा अध्यक्ष ने इस क्षेत्र की अपेक्षा तथा विभाजनकारी नीतियों के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में सानंद और कलोल में 2 रोड शो किए। श्री शाह का बाद में दिन में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले अहमदाबाद के बेजलपुर में रोड शो तथा चुनाव रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री शाह, जो गांधीनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वे कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वे जामनगर में आज एक रोड शो करेंगे और वहां एक चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को मतदान कराया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर एक फ्लैट, राज कुंद्रा के नाम पर एक बंगला और शेयर शामिल है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकियों के आधार पर अनेक एजेंटों के खिलाफ जांच शुरू की थी। इन सभी पर लोगों से झूठे वायदे पर बिटकॉइन के रूप में 6,600 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि राज कुंद्रा को इस मामले के मास्टरमाइंड में 285 बिटकॉइन मिले थे। केरल की अलप्पुझा जिले की 2 पंचायतों एडथुआ और चेरुथाना में बत्तखों में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी फार्मों में पक्षियों को मारने के लिए कदम उठाए हैं। भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। ईरान द्वारा इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल के हमलों करने के बाद यूरोपीय संघ ने नेता ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो गए हैं। ब्रसेल्स में 2 दिन के सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए यूरोपीय संघ के नेताओं ने मिलकर यह फैसला किया। सम्मेलन में सभी नेताओं ने मिलकर एक वक्तव्य जारी किया, जिनमें उन्होंने सभी भागीदारियों से भरपूर संयम बरतने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए कहा जिससे इस क्षेत्र में तनाव में वृद्धि हो। सम्मेलन की अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि संघ ने ईरान को अलग थलग करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के महत्व पर जोर दिया। संघ ने कहा कि ईरान के विरुद्ध
नए प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों पर निशाना साधना होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।